हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फिर आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि गेम बनता कैसे है, उसकी शुरुआत से लेके एंड तक की प्रोसेस क्या होती है। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन किसी कारण से अब वो नहीं रही, तो फिर अब मेरे को फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। बाय द वे लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि एक गेम होता क्या है। एक गेम होता ये, उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। अपन को उन रूल्स को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना होता है। अगर मैं आपको बिल्कुल मिनिमम तरीके से बताऊं तो एक गेम के अंदर एटलीस्ट एक प्लेयर होता है, रूल होता है और एक विक्ट्री कंडीशन होती है। और विक्ट्री की कंडीशंस के लिए कुछ बीच बीच में ऑब्जेक्टिव होते हैं ताकि डायरेक्ट उसको ना मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहले अगर कोई भी गेम के बारे में सोचा जाता है कि ये गेम बनाना है अपन को, तो उसके अंदर सबसे पहले डिसाइड होती है उसकी कैटेगरी, कि वो जो गेम है वो किस कैटेगरी का होगा। उसके बाद में डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, पब्लिशिंग और मार्केटिंग वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लेटर ऑन। तो अब देखो, कैटेगरीज भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले आते हैं एक्शन गेम। एक्शन में एक्शन एडवेंचर लाइक प्रिंस ऑफ पर्सिया की गेम आपने खेले होंगे। प्रिंस ऑफ पर्सिया, सैंड ऑफ टाइम, प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सैंड्स, ऐसे गेम। एक्शन आर्केड एक आया था बहुत पहले, डिग डग करके एक गेम था, वो इसके अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं एक प्लेटफॉर्मर करके, इसके अंदर जैसे मारियो की गेम, वो तो आपको पता ही होगी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। फिर एक आते हैं स्टील्थ के गेम। इसके अंदर क्या होता है कि अपन किसी एनिमी को मारते नहीं है, उनसे सिर्फ बच बच के अपन को है ना निकलना होता है। एक ऐसे प्रकार गेम होते हैं। एक फाइटिंग के होते हैं जैसे टेकन, शैडो फाइट, ये होते हैं ये वाले इसके अंदर फाइटिंग के अंदर आते हैं। फिर आते हैं बीट स्लैश, इसके अंदर होता है वेव्स के अकॉर्डेंस में फाइट होती है। जैसे कि शुरुआत में पहली वेव आएगी, उसके अंदर मान लो 2 स्केलेटन आएंगे। फिर सेकंड वेव होगी, उसके साथ 2 स्केलेटन प्लस 2 ज़ोंबीज, ऐसे करके वेव वाइज जो होते हैं ना, जैसे प्लांट्स वर्सेस ज़ोंबीज है, उसके अंदर ज़ोंबीज की जो होती है ना वो वेव आती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है शूटर। शूटर के अंदर आपको पता है फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और जो शूटिंग वगैरह के होते हैं जैसे कोई स्पेसशिप वगैरह के वो होते हैं। फर्स्ट पर्सन में तो बहुत सारे गेम बनते हैं, काउंटर स्ट्राइक वगैरह जितने भी हैं ये सारे। थर्ड पर्सन के अंदर GTA वगैरह जितने भी, अनचार्टेड 4 ये जितने भी हैं, बहुत सारे गेम हैं थर्ड पर्सन शूटर के अंदर भी। मान लो इसके बाद में आपने अपने गेम के लिए एडवेंचर कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो एडवेंचर के अंदर होता क्या है, जैसे कि फार क्राई की फ्रेंचाइजी है, उसके अंदर फार क्राई 3 जो भी गेम है उसके अंदर अपन को एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर अपन को क्लूज वगैरह फाइंड आउट करके उधर से एस्केप करना पड़ता है। जैसे इसके अंदर रोल प्लेइंग गेम भी आते हैं, जैसे अभी अभी रिसेंटली सबसे बढ़िया गेम जो राजी निकल के आया है वो भी हो सकता है, लेकिन वो टॉप डाउन व्यूज़ से है, वो अपन लेटर ऑन देखेंगे कि जो कैमरा के एंगल वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें। और इसके अंदर जैसे कि जो मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम होते हैं वो भी आते हैं इसी के अंदर, जैसे कि PUBG, फोर्टनाइट वगैरह मल्टीप्लेयर मासिव ऑनलाइन RPG इसके अंदर आते हैं। और फिर इसके बाद में सर्वाइवल और हॉरर गेम होते हैं ना, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एडवेंचर की में इसके अंदर अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, पैसिफाई गेम जो है हॉरर और सर्वाइवल गेम की सीरीज़ में आता है। और इसके अंदर रेजिडेंट एविल की जो सीरीज़ है वो भी इसी के अंदर ही आती है। फिर इसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर जैसे कि एज ऑफ एम्पायर सेकंड या फिर पता नहीं कौन सा पार्ट है, ऐसे इसके अंदर अपन को है ना कंस्ट्रक्ट करते करते, इसके अंदर बहुत बढ़िया एग्जांपल दो, अगर आप फ़ोन में गेम्स खेलते हैं तो उसके अंदर एक है क्लैश ऑफ क्लैंस करके, उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्ट करते जाना और जो दुश्मन है उनके ऊपर अटैक करते रहना है। आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो, ऑफलाइन भी खेल सकते हो। ऑफलाइन मतलब कि जो उसके अंदर एक ज़ॉम्बी मोड होता है वो, चलो अपन इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसके बाद में आते हैं लाइव सिमुलेशन वगैरह के लेके ऐसे गेम। इसके बाद में कई कैटेगरी ऐसे भी हो जाती है, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कई गेम बनते हैं, है ना, ऐसे भी गेम होते हैं। पार्टी वगैरह के ऊपर भी बन सकते हैं। और कई कई गेम होते हैं पजल्स के ऊपर, ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए कई ऐसे भी गेम होते हैं। और फिर आते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर मान लो आप कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल, इनके ऊपर कोई गेम बनाना चाहते हो तो वो। फिर इसके बाद में एक आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जो मैंने क्लैश ऑफ क्लैन बताया ना, वो इस कैटेगरी को भी। अब कई कई गेम जितने बड़े होते हैं, जैसे GT5 है, उसके अंदर एक्शन भी है, एडवेंचर भी है, शूटर भी है। उसके अंदर मतलब जो बड़े गेम होते हैं ना वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक चीज़ बनाते हैं। तो जैसे क्लैश ऑफ क्लैन है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ में स्ट्रेटेजी भी लगती है, क्योंकि अपन को अटैक करना होता है, किस स्ट्रेटेजी से करते हैं, तो वो इसके अंदर वो भी आती है। इसके अंदर रियल टाइम स्ट्रेटेजी। और फिर मान लो टावर डिफेंस, वो कौन सा है, ये सारे गेम भी इसी के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं व्हीकल सिमुलेशन, जैसे कि अपन को सिर्फ कार रेसिंग, ऐसे ये जितने भी आते हैं, ड्राइविंग के, फ्लाइंग के, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जब एक बार फाइनली अपन ने गेम के अंदर अपन को पता लग गया कि इस कैटेगरी के अंदर गेम होगा, तो उसके बाद में सबसे पहला जो काम आता है वो होता है डिज़ाइनर्स का, फिर आर्टिस्ट का, फिर प्रोग्रामर्स का, फिर टेस्ट वगैरह। अपन अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले आते हैं डिज़ाइनर।
तो डिज़ाइनर क्या करते हैं, इसके अंदर भी कई सारे पार्ट के होते हैं। सबसे पहला आता है लेवल डिज़ाइनर। अब लेवल डिज़ाइनर क्या करता है कि है ना, आपके जो पूरा गेम रहेगा उसके अंदर जितना भी मान लो कोई मैप रहेगा तो उसमें कहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, ये सारी चीज़ वो सिर्फ एक पेपर पे करता है। मान लो उसका कोई भी ऐसे नहीं है कि माया ब्लेंडर जो भी है ये सारी चीज़ खोल के बनाने लगे, उसको कुछ नहीं करना होता, उसको सिर्फ पेपर वर्क करना होता है मेनली, कि यहाँ पे ये होगा इतने प्रकार के, इस जगह पे इसको इतने एनिमी मिलेंगे, ये चीज़ इसको इधर मिलेगी। वो पूरा मैप डिसाइड करता है जो लेवल डिज़ाइनर होता है वो। फिर आते हैं सिस्टम डिज़ाइनर। सिस्टम डिज़ाइनर क्या करते हैं, अब कईयों के है ना बिल्कुल ऐसे अपोजिट रहते हैं, जैसे कि एक मैप इधर है एक मैप इधर है, तो वो दोनों जगह अपने आपस में कनेक्ट कैसे रहेंगी, वो स्टोरी से रहेंगी, गेम प्ले से रहेंगी, वो सारी चीज़ों के बारे में इनको डिस्कस करके एक पेपर वर्क के थ्रू उनको बताना पड़ता है। इसके बाद में आते हैं स्क्रिप्टर्स। ये मेनली अब मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्रिप्ट बनाते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। इसके बाद में आते हैं कॉम्बैट डिज़ाइनर। अब कॉम्बैट डिज़ाइनर क्या करते हैं, मान लो आपके गेम के अंदर कोई बॉस फाइट है, तो वो बॉस फाइट वही बॉस क्यों है, अगर मान लो आपके हीरो ने उसका कुछ बिगाड़ा है तो वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसको पहले ही पता होनी चाहिए। और कॉम्बैट के अंदर उसको कैसे कैसे अटैक, बढ़िया बढ़िया मूव्स, ताकि बिल्कुल एकदम बैड ऐसे लगे ना गेम। अगर आपका एक्शन है तो फिर, अगर स्ट्रेटेजी वाला है तो उसके लिए बात अलग पड़ जाती है। फिर जो भी कॉम्बैट वगैरह होंगे, कहाँ पे फाइटिंग होगी, कहाँ पे कट सीन्स होंगे, ये सारी चीज़ें यही डिसाइड करता है। फिर आता है फाइनली क्रिएटिव डिज़ाइनर। ये जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं इन सब को डायरेक्ट करता है कि इधर से ये करना है, तेरे को ये काम करना है, आज के दिन ये कर लियो, ठीक है। ये मेनली अब मैं कंपनी के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब अगर डिज़ाइनर्स ने अब पूरा ओवरव्यू तैयार कर लिया कि आपका गेम कैसा होगा, ये चीज़ यहाँ पे होगी, ये चीज़ यहाँ पे होगी, तो इसके बाद में जो काम आता है वो आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को बनाते हैं। अब मान लो एक जगह बुक है तो वो बुक बनाएंगे और फिर वो सारी चीज़ों को प्लेस करने का काम आगे रहेगा। तो अब आर्टिस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आते हैं। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो मेन जो करेक्टर रहेगा ना वो ड्रॉ करेंगे, और जो वर्ल्ड होंगे वो एनिमी होएगा, ये सारी चीज़ें ये ड्रॉ करते हैं। फिर इसके बाद में आता है स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। ये क्या करता है, जितने भी आपका जो गेम होगा, कट सीन जितने भी मान लो आपके जो एनिमेशन पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें यही बनाता है। और ये देखता है कि कौन से समय पे कहाँ पे लगना है, वो सारी चीज़ें जो डिज़ाइनर्स ने डिसाइड करी थी उसके हिसाब से सारी चीज़ों को बनाएगा, गेम प्ले बनाएगा। फिर इसके बाद में आता है 3D मॉडलर। अब ये क्या करते हैं, जो भी चीज़ आपने सोची है उनको 3D में उतारते हैं। अगर मान लो आपका गेम 2D है तो 2D मॉडलर मान सकते हो। इसके बाद में आता है एनवायरमेंटल आर्टिस्ट। तो ये क्या करता है, ये आपके गेम में जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बनाने होते हैं, मान लो आपका माउंटेन के रिलेटेड है तो उसके अंदर जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो ये बनाएगा, और जो 3D मॉडलर है वो बनाएगा उधर के, मान लो हाउसेज है तो हाउसेज के अंदर की जो एसेसरीज रहेंगी, मान लो टीवी लगा रखा उधर, कोई भी चीज़ हो, मान लो अगर माउंटेन का थीम है तो उसके अंदर टीवी वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी चीज़ होगी उधर जाके कोई भी चेयर वगैरह होगी वो सारी चीज़ बनाएगा 3D मॉडलर। फिर इसके बाद में आता है टेक्सचर आर्टिस्ट। टेक्सचर आर्टिस्ट क्या करता है, अगर मान लो आपके उधर माउंटेन का थीम है तो माउंटेन के अंदर जो भी टेक्सचर वगैरह होएगा वो सारी चीज़ वही बनाएगा, कि मान लो कोई बेड है तो बेड के टेक्सचर वही बनाएगा, सारी चीज़ जितने भी टेक्सचर होंगे ना वो सारी चीज़ वही बनाएगा। इसके बाद में आते हैं विजुअल आर्टिस्ट। विजुअल आर्टिस्ट क्या करते हैं, जैसे VFX इफेक्ट वगैरह जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें वही बनाएंगे। अगर मान लो कहीं पर लाइटनिंग वगैरह वो आपके पास रियल तो होगी नहीं, तो उसके अंदर क्रिएट करने के सारे काम जितने भी होते हैं वो सारे काम विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट ही करता है। फिर इसके बाद में आता है UI आर्टिस्ट। UI आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा मेन होता है कि जो भी चीज़ें आप अपने डेस्कटॉप पे जिस समय मान लो आपने गेम चला रखा है, जितनी भी चीज़ें आप देखोगे वो सारी चीज़ें बनाता है UI आर्टिस्ट। इसलिए UI आर्टिस्ट को जितना हो सके उतना बढ़िया ही लेना। अगर UI आर्टिस्ट ख़राब है तो वो पूरे गेम के अंदर आपको दिक्कत देगा। फिर इसके अंदर आता है एनिमेटर्स। एनिमेटर्स मतलब जो कि आपके जो मेन कैरेक्टर वगैरह होते हैं ना उनको एनिमेट करता है। अब अपन ने पहले भी एक की बात करी थी जो था स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट क्या करता है, वो सिर्फ कट सीन्स बनाता था। जो कंप्लीट एनिमेशन वगैरह होती है ना, एनिमेशन क्या होती है, जैसे चलने की एनिमेशन, दौड़ने की एनिमेशन, जंप स्टार्ट की, जंप एंड की, वाइल्ड जंपिंग, ऐसे ये सारी चीज़ें होती है वो एनिमेटर बनाता है। और कट सीन्स वगैरह मान लो किसी को कोई स्पेशल इफेक्ट से कोई ट्रेन जा रही है, ऐसे करनी है वो करनी है, कट सीन के अंदर मतलब कि उसके अंदर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता, आप उसको कैसे कर सकते हैं, वो एक फिक्स तरीके से जाता है, वो सारी चीज़ बनाता है स्टोरी बोर्ड। और एनिमेटर्स क्या करते हैं, वो करेक्टर के एनिमेशंस बनाते हैं। जैसे शूट करेगा तो उसका हाथ ऐसे जाएगा, चलेगा तो वो रूडली चलेगा, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। इसके बाद में आते हैं टेक्निकल आर्टिस्ट। ये मेनली सपोर्टर्स होते हैं। अगर मान लो किसी भी आर्टिस्ट को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारे उनको एज ए हेल्पर मदद करते हैं। इसके बाद में आता है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, ये जितने भी आर्टिस्ट ऊपर जितने भी अपन ने डिस्कस किए हैं इन सब को डायरेक्ट करता है कि हाँ ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है। अब अपन ने डिज़ाइनर्स में पढ़ा था, एक क्रिएटिव डिज़ाइनर था,
जो कि जितने भी डिज़ाइनर हैं उनको क्या क्या काम करना है ये बताता था। अब देखो आपने सबसे पहले अपने गेम की कैटेगरी चूज़ कर ली, मान लो आपने एक्शन चूज़ कर ली, उसके बाद में आपको डिज़ाइनर का पता लग गया कि अपना ये मैप रहेगा, इतना ये करना है, इतने एनिमीज़ रहेंगे, इतने प्रकार के एनिमीज़ रहेंगे, ये एनिमीज़ का ये अटैक रहेगा, ये वो रहेगा। फिर आर्टिस्ट ने मिलके उसको असलियत में उतार दिया कि हाँ ऐसा ऐसा ये यहाँ पे रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और फिर अब आपके पास जो आते हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर जो आपको ये काम करने के लिए बोलते हैं, जो आपकी कंपनी है उसका जो मेन बॉस जिसको आप बोलते हो ना, वो होते हैं जो कि ये सारा काम करवाते हैं। इसके बाद में अगर आपका गेम बन गया है तो उसके बाद में आते हैं टेस्टर। टेस्टर क्या करते हैं? आपके गेम को टेस्ट करते हैं। और ये एक बार नहीं होता, बहुत ज़्यादा बार होते हैं, क्योंकि अगर अपन शुरुआत में जब गेम बनाते हैं ना तो उसके अंदर पता नहीं 1000 पता नहीं कितने ही बग होते हैं, बहुत ज़्यादा बग होते हैं। जो टेस्टर होते हैं वो ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बग मिलने के आसार होते हैं और फिर वो सारे बग को फाइंड आउट करते हैं और फिर वो जितना भी गेम की प्रोसेस हुई थी वो फिर से होती है कि आपने ये यहाँ पे गलती करी, आपको यहाँ पे सही करनी है, आपको यहाँ पे सही करनी है। इसके बाद में आते हैं कंपोज़र। कंपोज़र क्या करते हैं? म्यूज़िक बनाते हैं। अब अलग अलग मूड के लिए अलग अलग म्यूज़िक रहता है। अगर रोमांस के लिए रोमांटिक, अगर मान लो कोई एक्शन सीन चल रहा है तो उसके लिए एक्शन वाला एकदम बैडास म्यूज़िक होना चाहिए। इसके बाद में आता है साउंड डिज़ाइनर। अब ये साउंड डिज़ाइनर क्या करता है? अगर वो चलता है तो ऐसे ढप 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 ऐसी आवाज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, मान लो वो अब खाना खाएगा तो उसके अंदर ASMR जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें पता लगाएंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में ये ऑप्शनल होता है कि आप अपने गेम के अंदर राइटर को रखो या ना रखो। राइटर क्या करता है? एक बढ़िया तरीके से आपके जो मेन कैरेक्टर है, जितने भी नॉन पर्सन कैरेक्टर है, जितने भी चीज़ें हैं ना, उनके लिए एक डायलॉग्स को तैयार करता है। अब आपके गेम की मेनली डेवलपमेंट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पूरी हो गई है। इसके बाद में आता है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग के लिए क्या होता है? सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मैनेजर। ये होता है मिडल मैन होता है, एक तरह से मान सकते हो, जो मेन पब्लिशर होता है और जो गेम को बनाता है उसके बीच में। इसके बाद में आता है क्रिएटिव मैनेजर। ये सारे उसके अंदर एक बार फिर से आपके गेम को अच्छी तरह से चेक करेगा कि आपके गेम के अंदर बग वगैरह हैं या नहीं। अगर होगा तो आपका गेम कैंसिल हो जाएगा और ये अपनी तरफ से उसको पब्लिश नहीं करेंगे। आर्ट डायरेक्टर क्या करता है? उसके गेम के आर्ट को देखेगा कि क्या ये बढ़िया है, अपन इसको पब्लिश करें या नहीं। फिर इसके बाद में टेक्निकल डायरेक्टर आता है, वो उसके सारे कोड वगैरह चेक करता है कि ये सारी चीज़ सही है या नहीं, ऑर्गेनाइज है कि नहीं, क्योंकि उनको आगे जाके उसके अंदर अपडेट भी देने पड़ेंगे। अगर अपडेट देने पड़ेंगे, मान लो जिसने वो कोड लिखा है वो तो चला गया और उसकी जगह दूसरे को हायर कर लिया, अब वो जो पहले था उसने बहुत घटिया तरीके से कोड लिखा है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो टेक्निकल डायरेक्टर चेक करेगा जितने प्रोग्रामिंग इसके अंदर जितने भी वर्क हुए हैं वो सारी चीज़ सही है या फिर नहीं है। और इसके साथ में कई सारे होते हैं इसके अंदर। अगर मान लो आपकी कंप्लीट कंपनी है तो उसके अंदर पब्लिशर भी आप ही रहेंगे, आर्टिस्ट और डिज़ाइनर को भी आप ही हायर करेंगे। तो फिर इसके अंदर आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लॉयर वगैरह, आपके पास लॉयर होना चाहिए। अगर मान लो आपकी कंपनी ने कोई गेम बनाया, वो अगर कंट्रोवर्सी में आ गया तो आपके पास एक लॉयर तो होना ही चाहिए। और वैसे भी आजकल तो लगभग हर गेम में ही कंट्रोवर्सी तो होती है। और फिर इसके बाद में आपका जो ब्रांड रहेगा, मान लो कोई भी आपने नाम रखा तो ब्रांड का मैनेजर भी चाहिए, पब्लिक रिलेटर भी चाहिए, आपका कोई अकाउंटेंट भी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें संभाल ले। एक लाइसेंस आपका जो रहेगा वो अगर मान लो कोई गलत तरीके से यूज़ कर रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि आपके गेम का पब्लिशर भी आप ही हैं और आपने अब पब्लिशिंग के भी कंप्लीट जुगाड़ कर लिए। अब आपने कर दिया गेम लॉन्च। अब आती है उसके बाद में आती है मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग क्या करती है? आप कई सारे गेम, अगर मान लो गेमिंग का चैनल देख रहे हो तो उसके अंदर गेम्स की ऐड आती है। अगर आप एजुकेशनल चैनल देख रहे हो तो उसके हिसाब से बुक्स वगैरह की ऐड आती है। तो इसी प्रकार से आपको टारगेट करना होगा कि आप किसको एड्स पहुंचाए, ताकि अगर वो उस ऐड को देखे तो वो इन्फ्लुएंस होकर आपके गेम को डाउनलोड कर ले। अगर आप मान लो शुरुआती दौर में हो, आपने कंपनी शुरू ही करी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप कंप्लीट तरीके से मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दो। आपको ऐसे तरीके से मार्केटिंग करना है कि लोग ये आपके मार्केटर बन जाए। कि जैसे कि अगर आपने GTA 5 के बारे में सुना होगा तो फिर अब देखो मैं भी एक तरह से उसकी मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। अब देखो पहले वो गेम आया इतने बढ़िया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा खर्च किया, तो उसके कारण क्या हुआ कि हर एक लोग जितने भी लोग हैं ना वो सारे ही मतलब उनके दिमाग में चढ़ गया कि हाँ भाई GTA 5 आएगा, बहुत गजब ग्राफिक्स का होएगा, ये होएगा वो होएगा। इस कारण उसने पहले ही दिन में $1 बिलियन कमा लिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा मनी होती है। मार्केटिंग केवल यही नहीं होती कि आपने किसी को, मान लो गूगल एड से आपने उसको पैसे दे दिए कि आपको ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, इतने हमारा बजट है, आपको शो करनी है एड्स के थ्रू। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, आपको ऐसी मार्केटिंग करनी है कि पीपल, अगर मान लो एक बंदे ने आपका गेम खेला तो वो दूसरे को बोले भाई मैंने
मैंने वो गेम खेला था, बहुत बढ़िया था, तू भी डाउनलोड कर ले। तो आप लोगों को ऐसी थीम रख के चलनी है कि जो आपके जो सामने जिसको आप गेम प्रेजेंट करोगे, अगर उसने एक बार खेल लिया तो वो आपके गेम को कभी भूल ही ना पाए। अगर आप मान लो जैसे रॉकस्टार गेम्स है, वो बहुत बड़ी होगी, अब उसको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग तो उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मार्केटिंग नहीं करी तो फिर अगर मान लो आपको पता ही नहीं है कि रॉकस्टार गेम्स का RDR2 जो रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम है वो आ भी रहा है, तो आप उसको डाउनलोड कैसे करोगे। उन्होंने मार्केटिंग की ताकि आप तक ये बात पहुंच सके कि RDR2 गेम आ रहा, बहुत गजब गेम है। उन्होंने सारी चीज़ बता दी कि बहुत गजब गेम होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला। आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया और फिर आप जैसे ही आया आपने उसको परचेज़ कर लिया, डाउनलोड कर लिया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो आप मार्केटिंग करो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना, या फिर करना ही मत। तो अब मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप जब गेम बनाएंगे तो उसके अंदर सबसे पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी होगी। उसके बाद में गेम डिज़ाइनर्स का काम आता है, जो कि गेम के लेवल वगैरह हर एक चीज़ डिसाइड करते हैं, कहाँ पे क्या होगा, कितने एनिमी होंगे, आपका कैरेक्टर कैसा दिखेगा, सारी चीज़ों को वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद में गेम आर्टिस्ट आते हैं, वो सारी चीज़ प्रोग्रामिंग और जितने भी एसेट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद में आता है प्रोड्यूसर, जो आपका बनाता है, वो तो होता ही है। इसके बाद में पब्लिशिंग जो भी आपके जितने भी बग वगैरह सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी, और उसके बाद में देखा जाएगा कि हाँ पब्लिश करने के लिए तैयार है, फिर आप उसको पब्लिश कर दोगे, स्टीम पे करो चाहे किसी पे करो। इसके बाद में आपके मार्केटिंग का आता है, और मार्केटिंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर मार्केटिंग बढ़िया हो गई, अच्छे से सब लोगों को पता लग गया कि ये है। अब देखो राजी गेम था, उसने ऐसी मार्केटिंग करी, अब हर एक यूट्यूबर खेलता है, उसने इंडियन लगा दिया। अब इंडियन पहला ऐसा गेम है जो मतलब बढ़िया क्वालिटी का, मतलब गेम तो पहले खूब वाली है लेकिन उन्होंने क्वालिटी बहुत बढ़िया बनाई। तो इसी प्रकार से आपको मतलब मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।